और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो भाई, TGT PGT का जो पेपर होने वाला है वो अक्टूबर माह में बता रहे हैं कि भाई आयोग ने सारी चीज़ तैयारी कर ली है। 5 अगस्त तक तो भाई आप सभी को पता है कि सेंटर की सारी लिस्ट मांग ली है हर ज़िले के जो BSO ऑफिस है सबसे, कि भाई आपके ज़िले में कितने सेंटर है, कितने कितने कॉलेज है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है भाई। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा TGT PGT का। ठीक है, और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ कॉमर्स की। ठीक है, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो मैंने 6-7 वीडियो तो अपलोड कर ली है। ये मेरी जो पुस्त पालन से लेकर के और फाइनल अकाउंट तक जो क्वेश्चंस जो चैप्टर है उनका निचोड़ है ये क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और जो भी TGT PGT का मेरा भाई बंधु तैयारी कर रहा है तो वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। क्वेश्चंस वे है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और बार बार क्वेश्चन भी रिपीट भी होते हैं। उन क्वेश्चनों को जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, और जो अलग से क्वेश्चन है वे सब लिए गए हैं। प्रीवियस पेपर के टोटल सभी क्वेश्चन मैंने अपने इस नोट्स में लिए गए हैं। ठीक है भाई, अगर आप मेरे इस चैनल से तैयारी करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी TGT की PGT की दोनों की तैयारी करा रहा हूँ। और दोनों के लिए मैंने आपके लिए पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन लिए गए हैं, उससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक, अगर आप सोचते हो भाई करंट का कुछ आ जाएगा तो करंट का एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा आपको, ना तो TGT में देखने को मिलेगा और ना ही PGT में देखने को मिलेगा। इस वीडियो के बाद फिर मैं जो अगली वीडियो लाऊंगा वो लाऊंगा मैं साझेदारी पर, पार्टनरशिप। उसमें पार्टनरशिप के जो 4 चैप्टर है आपके, प्रवेश का है पहला चैप्टर भाई, दूसरा चैप्टर आपका है उसका पहला चैप्टर सामान्य उसका है, दूसरा चैप्टर प्रवेश का है, तीसरा चैप्टर आपका जो है वो है अवकाश ग्रहण का, और जो लास्ट चैप्टर होता है पार्टनरशिप का वो होता है दिवालिया का यानी कि समापन का। तो चारों चैप्टर के क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं मैंने जो प्रीवियस पेपर है और अलग से जो क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है भाई, अगर आप इस तरह की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। मैंने हर टॉपिक पर क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं। ठीक है भाई, थ्योरी अभी मैंने तैयार की नहीं है, पर हाँ जिस टॉपिक की थ्योरी तैयार कर रखी है पहला आपकी थ्योरी भी इसमें कवर करा दूंगा और फिर आपके क्वेश्चन कवर करा दूंगा। इस प्रकार मैं आपकी सारे ही TGT PGT दोनों ही सब्जेक्ट की आपकी तैयारी करा दूंगा जो आपकी कॉमर्स सब्जेक्ट है। ठीक है भाई, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर जुड़ जाइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हो आपको कहीं कहीं हज़ार रुपये में आप तैयारी कर रहे होगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट कॉमर्स का है, जो भी मेरा भाई बंधु मतलब कॉमर्स की तैयारी कर रहा है, वो कहीं भी मतलब एक्स्ट्रा पैसा खर्च ना करे। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो कंटेंट तैयार किया है मैं अपने भाई को, बंधु को, जो बहन है मेरी, उन सभी को मैं अपना ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं भाई। आपका क्वेश्चन नंबर है 213, चालू दायित्व बराबर होता है। देखो ये क्वेश्चन इस तरह के कई बार पूछे जा चुका है एग्जाम के अंदर। जो आपका चालू दायित्व है वो किसके बराबर होता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी प्लस चालू संपत्ति, ऑप्शन बी कार्यशील पूंजी माइनस चालू संपत्ति, और ऑप्शन सी चालू संपत्ति प्लस कार्यशील पूंजी, और ऑप्शन डी चालू संपत्ति माइनस के कार्यशील पूंजी। जो चालू दायित्व यानी कि करंट लायबिलिटीज होता है वो किसके बराबर होता है, जो करंट लायबिलिटीज होता है वो इसमें आपका होता है चालू संपत्ति माइनस के कार्यशील पूंजी के बराबर आपका क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। ठीक है भाई, तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। बिल्कुल सारा निचोड़ ले रखा है, पुस्त पालन से लेकर के अंतिम खाते तक के क्वेश्चंस लिए हैं।
टोटल 268 क्वेश्चन हैं। बाकी क्वेश्चनों की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है अपने चैनल पर। ये लास्ट वीडियो है जो आपका पुस्तक पालन से लेकर के यानी कि बुक कीपिंग से लेकर के फाइनल अकाउंट तक के जो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। अगर आप नए हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपको सारी जो कॉमर्स सब्जेक्ट की रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड की है वो सारी मिल जाएगी भाई आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है भाई 214। नाम मात्र खाते में डेबिट शेष प्रदर्शित करता है। वो पूछ रहा है नाम मात्र के जो खाते होते हैं उसमें डेबिट शेष, यानी कि आप एक चीज़ और मैं बता दूं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक, तो एक साइड होता है हमारे पास डेबिट का और एक साइड होता है हमारे पास क्रेडिट का। तो ये पूछ रहा है जो नाम मात्र के खाते हैं यानी कि जो आपके खाते होते हैं वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं या क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं, तो वो कौन से है जो डेबिट शेष प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका एक्सपेंस, दूसरा ऑप्शन है आपका लाभ और तीसरा ऑप्शन है संपत्ति और चौथा ऑप्शन है आपका दायित्व। ठीक। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो लाभ है तो आपको मैं बता दूं भाई, जो हमेशा जो नाम मात्र के खाते होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके डेबिट शेष प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं भाई? डेबिट शेष प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो लाभ है वो आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। संपत्ति आपकी हमेशा जरूरी नहीं है कि डेबिट शेष ही प्रदर्शित करे और ना ही आपकी लायबिलिटी प्रदर्शित कर सकती है। जो खर्चे हैं वे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, यानी कि लाभ हानि खाते के डेबिट शेष में ही लिखे जाते हैं। तो इसलिए जो आपका डेबिट शेष प्रदर्शित करता है नाम मात्र खाते, वो होते हैं आपके एक्सपेंस। ठीक है भाई। थोड़ा आपको ढोल ढमक्के का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा भाई, मेरे मोहल्ले में बागड़ गए हुए हैं, तो आप जितना बागड़ का वो प्रोग्राम पूरा कंप्लीट नहीं होता है इतने डेली ही इस तरह से आपके ढोल बजता रहता है। ठीक है। तो थोड़ी सी आवाज़ इस तरह से आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 215। राम से 500 रुपये प्राप्त कर लिए हमने, किंतु उसके खाते में 50,000 रुपये जमा कर दिए। तो ये पूछ रहा तो ये किस प्रकार की आपका एरर है, यानी कि किस प्रकार की अशुद्धि है। अगर हम ये कहता कि राम से 500 रुपये प्राप्त हुए तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनती, कौन सा खाता डेबिट होता, कौन सा खाता क्रेडिट होता। अगर किसी व्यक्ति से 500 रुपये प्राप्त हो रहे तो क्या एंट्री क्या बनाती है, हम एंट्री बनाते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है। ठीक, कैश डेबिट हो रहा है। टू किससे प्राप्त हो रहा है, राम से प्राप्त हो रहा है, तो हम राम को क्रेडिट कर देते। अगर ये पूछता कि इनमें से कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा तो हम बता देते। अब बात आती है कि राम ने 500 रुपये तो प्राप्त कर लिए, किंतु उसके खाते में 50,000 रुपये जमा कर दिए हमने। क्या कर दिए भाई, क्रेडिट कर दिए उसके खाते में। तो ऑप्शन क्या है भाई, भूल की अशुद्धि है, ऑप्शन बी सैद्धांतिक अशुद्धि है, ऑप्शन सी पूरक अशुद्धि है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो इस तरह के क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं भाई, ये बात ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति से पैसे प्राप्त करते हैं और उसके खाते में हम पैसे उसको कहीं गुना जमा कर देते हैं, तो वो हो जाती है हमारे पास भूल की अशुद्धि। क्या हो जाती है भाई, भूल की अशुद्धि, यानी कि भूल से जमा कर दी हमने और कोई कारण नहीं होता। ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर जो हो जाएगा वो भूल की अशुद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 216। आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपको हर साल टीजीटी हो या पीजीटी हो, ठीक, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देख करके जाना। आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम का प्रीवियस पेपर ठा लो, टीजीटी का ठा लो या पीजीटी का ठा लो, ये क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 216 है, एक नई मशीन के स्थापना व्यय को डेबिट किया जाता है, तो किस खाते में डेबिट करेंगे। मशीन की स्थापना का जो खर्च होता है तो किस खाते में डेबिट करेंगे। ऑप्शन ए स्थापना व्यय खाते में, ऑप्शन बी रोकड़ खाते में,
ऑप्शन सी लाभ हानि खाते में और ऑप्शन डी मशीन खाते में। जब भी हम किसी चीज़ की स्थापना पर जो खर्च करते हैं, ठीक, मशीन की जगह यहाँ कंप्यूटर आ जाए, कंप्यूटर की जगह या किसी भी वस्तु या संपत्ति का नाम आ जाए, तो जिस पे भी वो खर्च हो रहा है उसी के खाते में हम डेबिट कर देंगे। तो इसमें हमारे पास आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मशीन खाते पे खर्च करा तो मशीन खाते में ही डेबिट हो जाएंगे वे। जब हम एंट्री बनाएंगे तो मशीन खाता डेबिट करेंगे टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है भाई, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा मशीन खाता। क्वेश्चन नंबर 217, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है आपका एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन आपका हर साल रिपीट होता है। ठीक, हाथ से नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक, अगर आपको बिल्कुल ये लगता है कि हाँ मैंने मेहनत की हुई है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता लग जाएगा कि टीजीटी में और पीजीटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक वीडियो में वो बनाऊंगा कि भाई आपको किन किन बुक से कितनी कितनी तैयारी करनी है और किस बुक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपका पूरा पेपर कवर हो जाए। ठीक है भाई, तो मैं एक वीडियो जल्दी ही ऐसी बना लाऊंगा आपके लिए, पूरी चीज़ समझाऊंगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन सी बुक हमें से तैयारी करनी है, और प्रैक्टिस सेट भी लगाना हमें। ये ध्यान रखना, हमें प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 217 की बात हो रही थी, तो क्वेश्चन नंबर 217 में पूंजी व्यय को आयगत व्यय में परिणत करने से परिणाम क्या होता है। ठीक है भाई, जब पूंजीगत खर्चे को आयगत खर्चों में हम दिखाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए गुप्त संचय, ऑप्शन बी आयगत संचय, ऑप्शन सी पूंजीगत संचय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब किसी खर्चे को किसी दूसरे खर्चे में कन्वर्ट करके हम दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं हम गुप्त संचय। क्या बोलते हैं हम? गुप्त संचय। तो इसमें हमारा आंसर ए राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 218, निम्नलिखित मदों में से किसका शेष क्रेडिट शेष भी दर्शा सकता है। ठीक है भाई, अब देखो, ऑप्शन ए रोकड़ है, ऑप्शन बी बैंक है, ऑप्शन सी विनियोग है और ऑप्शन डी रहतिया है। जब हम किसी का शेष क्रेडिट भी कर सकते हैं, किसी का शेष डेबिट भी कर सकते हैं, तो वो अमाउंट होती है हमारे पास बैंक की। क्या होती है भाई? बैंक की। किसका शेष क्रेडिट शेष भी दर्शाया जा सकता है, यानी कि बैंक में हम क्रेडिट भी कर सकते हैं, डेबिट भी कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास बैंक यानी कि कैश अकाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219, निम्नलिखित में से कौन एक अमूर्त संपत्ति नहीं है। अमूर्त का मतलब है जिसको हम देख नहीं सकते, उस संपत्ति की बात कर रहा है। अमूर्त का मतलब है जिस संपत्ति को हम देख नहीं सकते। तो कौन सी है? ख्याति है, इसको भी हम देख नहीं सकते। ठीक, कॉपीराइट, इसको भी हम देख नहीं सकते। पेटेंट है, इसको भी हम देख नहीं सकते। पर ये कह रहा है अमूर्त संपत्ति नहीं है। तो कौन अमूर्त संपत्ति है जिसको हम देख सकते हैं? इन तीन चीज को देख नहीं सकते पर देनदार को हम देख सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास बी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई मैंने जो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं वो किस टाइप से कर रखे हैं। ठीक, बिल्कुल सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के हैं, अलग से जो मटेरियल है वो भी है इनके अंदर। बिल्कुल टेंशन मत लो, आपकी ऐसी तैयारी करा दूंगा अपने चैनल के माध्यम से जो आपका अच्छा स्कोर, यानी कि अच्छा स्कोर नहीं, आपका क्लियर ही हो जाए। ठीक, अगर मेरे चैनल से जुड़ते हो तो आपका क्लियर ही हो जाएगा। सारे चीज़ क्लियर खोल करके चलूँगा भाई। कहीं कहीं 1000 रुपये में आप कोचिंग कर रहे हो या कोर्स ख़रीद रहे हो, अगर मेरे चैनल पर आप नए आते हो, मेरा भाई कोई मेरी बहन टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहा है, ठीक, और वो चाह रहा है कि कोई ऐसा कंटेंट मिल जाए जो मुझे थोड़ी सी हेल्प या ऐसी हेल्प मिल जाए कि समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, तो टीजीटी पीजीटी कॉमर्स में आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इससे बढ़िया मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 220 की बात करते हैं। कर के अग्रिम भुगतान की जो प्रकृति होती है, जो आपका एडवांस टैक्स होता है, तो उसका भुगतान किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी दायित्व, ऑप्शन सी अग्रिम और ऑप्शन डी आयगत व्यय। जो भी कोई भुगतान करते हैं तो किस पे करते हैं? हम करते हैं संपत्ति पर, क्योंकि आप देखते हो जब नगर पालिका कर लगाया जाता है तो किस पे लगाया जाता है? वो लगाया जाता है संपत्ति पर, यानी कि आपके घर पर, ठीक है, बिल्डिंग पर। तो अग्रिम कर का जो भुगतान होता है वो संपत्ति के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 221, निम्नलिखित गलतियों में से कौन सी गलती तलपट को प्रभावित नहीं करती? अब तलपट वाले चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, तो हमें देखना कि कौन सी गलती है जो तलपट को प्रभावित नहीं करती। ऑप्शन ए 5,000 रुपये का नगद माल खरीदा, क्रय के स्थान पर खर्च खाते को डेबिट कर दिया गया। ऑप्शन बी दिसंबर में क्रय वापसी बही का योग 500 रुपये अधिक लगाया गया। ऑप्शन सी विक्रय बही का योग 2,000 के स्थान पर 2,200 रुपये आगे ले जाया गया, और इनमें से कोई नहीं। देखो, जब कोई माल हम खरीदते हैं, वैसे पहले ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब हम माल खरीदते हैं, क्रय के स्थान के क्रय खाते के स्थान पर हम क्या करते हैं भाई? खर्च खाते में डेबिट कर देते हैं। ठीक, हम क्या लिख कर रहे हैं भाई? हम एंट्री बनाएंगे जब हम कोई माल खरीद कर लाते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है भाई, ये तो एंट्री बनाएंगे हम। अब क्रय खाते के स्थान पर क्या करा? खर्च खाते में डेबिट कर दिए, कोई बात नहीं। तो तलपट पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या है भाई? तलपट पे इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारा पहला आंसर राइट हो जाएगा। बाकी इन सभी एंट्री पे तलपट पे प्रभाव पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 222, यदि प्रारंभिक रहतिया 5,000 रुपये, क्रय 15,000 रुपये, प्रत्यक्ष व्यय 2,000 रुपये और अंतिम रहतिया 2,500 रुपये था, तो बेचे गए माल की लागत थी। ये आपके अंतिम खाते में से लिया गया है एंट्री। ठीक है भाई, अब देखो भाई, आपका ओपनिंग रहते कितना है भाई? 5,000। ठीक, इसमें प्लस कर देंगे परचेस 15,000 रुपये। ठीक है भाई, और इसमें प्लस कर देंगे 2,000 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 22,000 रुपये की। ठीक है, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे 1,500 रुपये, सॉरी 2,500 रुपये। ठीक है, ये घटा देंगे तो हमारे पास अब इसमें जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा भाई? देखो, 22,000 में से 2,500 रुपये घटा दो, 22,000 में से 2,500 रुपये घटा दो, 0 0 5, यहाँ रह जाए 11 9 1, यानी कि सेकंड आंसर हमारा राइट आ जाएगा। 19,500 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए भवन खाता एक नाममात्र खाता है। ऑप्शन बी अदत्त किराया खाता अव्यक्तिगत खाता है। ऑप्शन सी प्रत्येक विकलन डेबिट का समाकलन क्रेडिट अवश्य होता है। और ऑप्शन डी आय को विकलित डेबिट किया जाता है। देखो, हमारा तीसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक खाते को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, नहीं तो इसके बगैर हमारी एंट्री अधूरी मानी जाती है। अगर हमने एक पक्ष को डेबिट कर दिया तो दूसरे पक्ष को क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे, या दूसरे पक्ष को क्रेडिट कर दिया तो पहले पक्ष को डेबिट करेंगे। तो इसलिए हमारे पास तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 224, अग्रदाय पद्धति शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? आप खाता बही वाला चैप्टर खोलोगे, ठीक है, तो इस शब्द का पता लग जाएगा कि आपका अग्रदाय जो पद्धति शब्द है वो किसके लिए यूज़ होता है। आपको मैं बता दूँ, अग्रदाय पद्धति शब्द का यूज़ खुदरा रोकड़ बही के लिए होता है, यानी कि जो आपकी पटैती कैश बुक होती है उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है भाई, और आपका इस बार 2021 के एग्ज़ाम में
टीजीटी में पूछा गया था कि आपका जो खुदरा रोकड़ बही है तो उसमें किस तरह का शेष प्रदर्शित होता है, तो उसमें होता है संपत्ति के द्वारा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 225, प्रारंभिक रहतिया 15,000 रुपये, क्रय 95,000 रुपये, अंतिम रहतिया 29,000 रुपये और सकल लाभ बिक्री का 10% है। बिक्री की राशि होगी। ठीक है भाई। चलो भाई इस पर बिक्री की राशि भी निकाल लेते हैं। क्या है भाई, आपका प्रारंभिक रहतिया कितना है भाई 15,000, क्रय कितना है भाई 95,000, अंतिम रहतिया कितना है भाई ये, और सकल लाभ ये दे रखा। पहले ये जोड़ लो भाई, 15 और 95 कितने हो जाएंगे, 1,10,000 तो ही हो जाएंगे भाई। 1,10,000 में से आप घटा दो कितने भाई, 1,10,000 में से आप 29,000 रुपये घटा दो, 81,000 रुपये बचेंगे भाई। ठीक है, कितने बचेंगे 81,000। सकल लाभ बिक्री का 10% है। ठीक है भाई, कितना है 10% है, तो इसका आप 10% निकाल लो। 81,000 का कितना आ जाएगा, शायद वो सॉरी 81,000 आ गया आपका भाई। 81,000 गुना 10/90 करेंगे, क्योंकि बिक्री का 10% है। 0 से 0 काट दी, 9 9 81। ठीक है भाई, यानी कि 9,000 रुपये तो ये निकल कर आ गया आपकी सकल लाभ, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट निकल कर आ गया 9,000 रुपये। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, 81,000 में हम 9,000 रुपये ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 90,000 रुपये की अमाउंट हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 226, यदि सकल लाभ दर बिक्री का 25% है तो बिक्री माल की लागत 1,00,000 रुपये है तो सकल लाभ की रकम होगी। ठीक है भाई, तो सकल लाभ की रकम पूछ रहा भाई ये कितनी होगी हमारे पास। एक मिनट भाई थोड़ा सा, अब देखो भाई जो क्वेश्चन नंबर 226 है, इसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट दे रखी है हमें 1,00,000 रुपये, सॉरी 1,00,000 रुपये दे रखी है भाई। इसका कह रहा कि 25% है बिक्री का, तो क्या करेंगे भाई 25/100 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि बिक्री पे है तो 100 में से हम 25% निकाल लेंगे तो हमारे पास 25 रुपये निकल कर आ जाएंगे। तो 100 में से हम 25 रुपये जब घटावेंगे तो हमारे पास अब बिक्री की जो दर बचेगी वो 75 बचेगी। ठीक है भाई, कितनी बचेगी भाई 75। तो 1,00,000 गुना 25 भाग 75, 25 दिया 75, इसको आज हम कटेंगे तो 33,000 33 आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227, निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक सौदा नहीं है। सौदा पूछ रहा, कौन सा सौदा नहीं है। ऑप्शन ए, व्यापार के लिए 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, हाँ सौदा है भाई ये भी। ठीक है, कर्मचारियों का वेतन 6,000 रुपये का भुगतान किया, ये भी व्यापारिक सौदा है। लड़के की फीस 5,000 रुपये जमा अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भुगतान कर रहा, लड़के की फीस 5,000 रुपये। ठीक है, तो इसलिए इसका हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब लड़के की फीस 2,000 रुपये व्यापार से भुगतान कर रहा, लड़के की फीस 5,000 रुपये अपने व्यक्तिगत खाते से भुगतान करा भाई, तो इसलिए इसमें आंसर हमारे पास सी राइट हो जाएगा, ये व्यापारिक सौदा नहीं है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 228, निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है। ठीक है भाई, किसका पूछ रहा, लेखांकन का अंतिम चरण पूछ रहा। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे पास है सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन, ऑप्शन बी सूचनाओं का संप्रेषण, ऑप्शन सी लेखा पुस्तकों को आंकड़ों का अभिलेखन, और ऑप्शन डी है वित्तीय विवरणों के रूप में सारांश तैयारी। तो इसमें हमारे पास आंसर बी राइट हो जाएगा कि सूचनाओं का संप्रेषण करना ही लेखांकन का अंतिम चरण होता है।
बिना सूचनाओं के, बिना कम्युनिकेशन के। ठीक है भाई, हमें कैसे पता लगेगा कि लेखांकन हो गया ये नहीं हो गया? तो सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का जो अंतिम चरण है वो सूचनाओं का संप्रेषण है। क्वेश्चन नंबर 229, तलपट से जांच की जाती है, तो तलपट से किसकी जांच की जाती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन है व्यापार की वित्तीय रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है व्यापार का वित्तीय परिणाम, तीसरा ऑप्शन है व्यापार की तरलता की स्थिति, और चौथा ऑप्शन है लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता। ये तलपट की जांच की जाती है इसके द्वारा, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता तलपट से जांच की जाती है भाई। क्वेश्चन नंबर 230, एक व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। एक व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है जब ऑप्शन ए धनराशि का भुगतान एक मुश्त में दिया जाता है, ऑप्शन बी धनराशि बड़ी होती है, ऑप्शन सी वह व्यय अवधि में लाभ के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी वह व्यय भविष्य के लाभ के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि भविष्य के लाभ के लिए खर्च कर रहे हैं। जो एक व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है तो भविष्य के लाभ के लिए, यानी कि जब किसी विज्ञापन का खर्च होता है, ठीक, किसी बड़े विज्ञापन के लिए खर्च कर रहे हैं तो हम भविष्य के लिए खर्च कर रहे हैं, तो उसको हम पूंजीगत व्यय कहा जाते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 231, यदि सकल हानि बिक्री का 1/4 भाग है तो बेचे गए माल की लागत 3,60,000 रुपये, तो बिक्री की राशि क्या होगी? ठीक है भाई, बिक्री की राशि पूछ रहा, तो बिक्री की राशि इसमें आंसर आ जाएगा भाई 2,88,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 232, दोहरी लेखा प्रणाली पद से आशय है, क्या है भाई? ऑप्शन ए प्रत्येक व्यापारी लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, ऑप्शन बी सभी लेन देनों के 2 खाते बनाए जाते हैं, ऑप्शन सी सभी व्यापारिक लेन देनों के 2 बार लिखते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यापारी लेन देन के 2 पक्ष करता है। ठीक है भाई, जो भी प्रत्येक व्यापारी जो भी हम खरीद रहे हैं उसका लेन देन 2 पक्ष में करते हैं, ना तो हम सभी लेन देनों का 2 खाते बनाते हैं, ना सभी व्यापारिक लेन देनों के 2 बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, आपका पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 233, एक बैंक खाते का क्रेडिट शेष प्रदर्शित करता है, तो वो जो आपका है आपका लेफ्टीज है। ठीक है, क्या है भाई? लेफ्टीज है। एक बैंक खाते का क्रेडिट शेष जो प्रदर्शित करता है वो करता है एक लेफ्टीज। क्वेश्चन नंबर 234, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत खाता है? व्यक्तिगत पूछ रहा भाई। जितने भी आपके उपार्जित आउटस्टैंडिंग खाते होते हैं वे सारे व्यक्तिगत खाते होते हैं। उपार्जित खाता, अनुपार्जित खाता, अदत्त किराया, अदत्त पूंजी खाता, जितनी भी आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है, वे सारे आपके व्यक्तिगत खाते होते हैं, इसलिए आपका इसमें आंसर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235, तलपट में दिखाया हुआ अंतिम रहतिया दिखाया जाता है। ऑप्शन ए केवल चिट्ठे में, ऑप्शन बी व्यापारिक और चिट्ठे दोनों में, ऑप्शन सी केवल व्यापारिक खाते में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में भी नहीं। तो जो तलपट में आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है वो केवल चिट्ठे में ही दिखाया जाता है, यानी कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 236, इकरार लेखा प्रणाली दोषपूर्ण है क्योंकि प्रणाली के अंतर्गत क्या है भाई? ऑप्शन ए तलपट नहीं बनाया जाता, ऑप्शन बी व्यापार तथा लाभालाभ खाता नहीं बनाया जाता, ऑप्शन सी आर्थिक चिट्ठा नहीं बनाया जाता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी नहीं बनाए जा सकते। इकरा लेखा प्रणाली के अंदर कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ों को ले लेते हैं, इसलिए उपरोक्त यानी कि इसमें से कोई भी खाता इनमें से हम नहीं बनाते। इकरा लेखा प्रणाली की यह
कमी है, यह दोष है इसका सबसे। ना तो तलपट बनाया जाता है इसमें, न व्यापार का लाभ हानि खाता बनाया जाता, ना आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता। क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं तो कुछ एंट्री को हम कर लेते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, ये इसका सबसे बड़ा कारण है इकरा लेखा पन्ना लेखा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 237, किसी व्यवसाय की संपत्ति से आशय है। ठीक है भाई। ऑप्शन ए दायित्व माइनस के पूंजी, ऑप्शन बी पूंजी माइनस रोकड़ माइनस के पूंजी, ऑप्शन सी दायित्व माइनस के पूंजी, और ऑप्शन डी पूंजी माइनस के आहरण। किसी व्यवसाय की जो संपत्ति होती है वो होती है दायित्व माइनस के पूंजी। ठीक है भाई। क्या होती है भाई? दायित्व माइनस के पूंजी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 238, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीट हो चुका है, किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा गया है। क्या पूछा भाई? प्राप्यो शब्द में सम्मिलित है, यानी कि प्राप्य यानी कि जो आपके बी आर और बीपी होते हैं वो किस में सम्मिलित है। ऑप्शन ए केवल व्यापारिक लेनदार, ऑप्शन बी केवल व्यापारिक देनदार, ऑप्शन सी व्यापारिक देनदार एवं प्राप्य बिल, और ऑप्शन डी व्यापारिक लेनदार और देय बिल। जो प्राप्य बिल होते हैं यानी कि बिल रिसीवल होते हैं वो व्यापारिक देनदार और प्राप्य बिल के सबसे प्रदर्शित होता है, सम्मिलित होता है। क्योंकि जो प्राप्य बिल है, ठीक है, एक होता है देय बिल। क्या होता है भाई? एक होता है देय बिल, तो इसको हम लिखते हैं बीपी यानी कि दे बिल पे बिल के नाम से। और जो प्राप्य शब्द है वो होता है प्राप्य बिल यानी कि बिल रिसीवल के नाम से, जो देनदारों पर प्रदर्शित होता है। तो इसमें इसलिए हमारा आंसर इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 239, ये भी क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि जब भी टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम होता है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक नए प्लांट की स्थापना पर, एक नया प्लांट की स्थापना कर रहा भुगतान की गई मजदूरी को डेबिट करते हैं। ठीक है। अभी इससे पहले एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था कि एक नई मशीन की स्थापना पर किया गया खर्च कहाँ डेबिट करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बनाया है इस नए एग्जामिनर ने, एक नए प्लांट की स्थापना पर जो भुगतान कर रहे हैं मजदूरी, तो वो कहाँ डेबिट करेंगे, तो उसको करेंगे हम प्लांट खाते में। तो वहाँ करी थी हमने मशीन खाते में, यहाँ करेंगे हम प्लांट खाते में। तो इसलिए इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240, क्षतिपूरक अशुद्धियों का मिलान को प्रभावित करती है। जो आपकी क्षतिपूरक अशुद्धियाँ है वो किसको प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए तलपट को, ऑप्शन बी आर्थिक चिट्ठे को, ऑप्शन सी लाभ हानि खाते को, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं जो आपका क्षतिपूरक अशुद्धियाँ है इनमें से किसी को भी प्रभावित नहीं करती, ना तो तलपट को करेगी, ना आर्थिक चिट्ठे को करेगी, और ना आपके लाभ हानि खाते को करेगी। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 241, अग्रिम प्राप्त आय होती है। देखो अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, फिर आ गया कर अग्रिम प्राप्त होती है। तो जो ये कर अग्रिम प्राप्त है वो एक हमारे पास क्या है, संपत्ति दायित्व है, यानी कि लैप्टिस है। ठीक। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार हर उसमें रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है। वो मैंने वही क्वेश्चन आपसे ले रखे हैं, सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं, और भाई आपके अलग से भी इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। तो सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं मैंने भाई। क्वेश्चन नंबर 242, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यक्तिगत खाता है। कौन सा व्यक्तिगत खाता? देखो अभी क्वेश्चन आया था तो उपार्जित किराया। ठीक भाई। फिर दोबारा सा क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मैंने आपसे अभी बोला था बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, एग्जामिनर जानबूझ करके रखता है। ठीक है। जिससे आपको दिखे कि हाँ प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन ठाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 243, अशुद्ध ऋण को किस विभाग के खाते में लिखते हैं। जो आपका अशुद्ध ऋण होता है, अशुद्ध ऋण का मतलब यानी कि जो आपका बैड डेब्ट्स होता है तो वो कहाँ लिखते हैं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है भाई। कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। पर ये किससे संबंध होता है, संबंध पूछ रहा।
तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, उधार बिक्री के आधार पर विभाजित किया जाता है। ठीक, पर इसमें लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। अशुद्ध ऋण को किस विभाग के खाते में दिखाते हैं? लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है वैसे तो, पर ये कह रहा है कि उधार बिक्री के आधार पर विभाजित इसको किया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 244, कमीशन अग्रिम प्राप्त है। तो मैंने आपको अभी बताया था जितने भी आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है सारे व्यक्तिगत खाते होते हैं। क्या होते हैं भाई? व्यक्तिगत खाते होते हैं। इसके बारे में एक फुल डिटेल में आपको एक वीडियो लाऊंगा मैं आपके लिए। एक तो बैलेंस शीट से संबंधित, एक आपको एक इससे संबंधित कि कौन कौन से आपके व्यक्तिगत खाते हैं, कौन से आपके व्यक्तिगत खाते नहीं है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 245, व्यवसायिक संपत्तियों के उधार विक्रय का अभिलेखन होना है। जो आपका उधार बिक्री है तो वो किस बुक में करेंगे? ऑप्शन ए विक्रय रोजनामचा में, ऑप्शन बी सामान्य रोजनामचे में, ऑप्शन सी रोकड़ पुस्तक में और ऑप्शन डी विक्रय खाते में। जो भी आपका उधार विक्रय है वो आप करोगे विक्रय खाते में, यानी कि आपके सेलिंग बुक में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 246, रोकड़ बही एक उदाहरण है। जो रोकड़ बही है किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए सामान्य रोजनामचा का, ऑप्शन बी विशेष रोजनामचा का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। जो रोकड़ बही उदाहरण है वो एक सामान्य रोजनामचा का एक उदाहरण है। रोकड़ बही यानी कि कैश अकाउंट या कैश बुक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 247, निम्नलिखित मदों में से किसमें डेबिट शेष होगा? ठीक है भाई। ऑप्शन ए बैंक ऋण, ऑप्शन बी पेशगी प्राप्त आय, ऑप्शन सी संदिग्ध ऋणों के लिए संचित और ऑप्शन डी पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। तो जो आपका डेबिट शेष होता है वो होता है पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, यानी कि आज का जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो आपका डेबिट शेष दिखाता है। कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 248, उपार्जित व प्राप्त आय का फलित होता है। ठीक भाई। ऑप्शन ए संपत्तियों में कमी पूंजी में वृद्धि, ऑप्शन बी संपत्तियों में वृद्धि या पूंजी में वृद्धि, ऑप्शन सी संपत्तियों में कमी दायित्व में वृद्धि, ऑप्शन सी डी संपत्तियों में वृद्धि दायित्व में कमी। तो आपका मैं बता दूं इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 239, लागत लेखांकन आधारित है। जो लागत लेखांकन है वो किस पर आधारित है? ऑप्शन ए इकरार लेखा प्रणाली पर, ऑप्शन बी भारतीय बही खाता प्रणाली पर, ऑप्शन सी दोहरा लेखा प्रणाली पर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। लागत लेखांकन जो है वो दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 250, तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठे में 10,000 रुपये की प्रारंभिक व्यय घटाकर 500 रुपये हो गया तो इसे माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऑप्शन ए प्रारंभिक व्यय का विक्रय, ऑप्शन बी चालू संपत्ति, ऑप्शन सी परिचालन से लाभ में समायोजन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। तो इसमें आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। भाई आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे भाई, जो भी मेरी बहन टीजीटी या पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, और आप उनको कोई ऐसा कंटेंट या ऐसा मटेरियल नहीं मिल रहा है कि सफिशेंट यानी कि संतुष्ट नहीं हो रहे हैं कि भाई हम कहाँ से क्वेश्चन को पुटअप करें, कहाँ से तैयारी करें, तो मैं अपने इस चैनल पर टीजीटी पीजीटी दोनों की तैयारी करा रहा हूँ और सफिशेंट मटेरियल है मेरे पास एकदम। ठीक, पहली जो मटेरियल हमारे पास पुस्त पालन से लेकर के अंतिम खाते तक, इसकी लास्ट वीडियो ये चल रही है। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी पार्टनरशिप पर, ठीक, साझेदारी पर। चारों पार्टनरशिप के उसमें मैंने क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 251, यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेता है तो वह निम्न में से किस अवधारणा का उल्लंघन करता है? तो ऑप्शन ए मुद्रा मापन अवधारणा,
ऑप्शन बी लागत अवधारणा, ऑप्शन सी वसूली अवधारणा और ऑप्शन डी पृथक अस्तित्व अवधारणा। तो इसमें आपका लागत अवधारणा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 252, दायित्व की कुछ में नीचे दी गई है, यानी कि कुछ दायित्व नीचे दिए गए हैं। तो पहला है ऑप्शन बैंक अधिविकर्ष, दूसरा ऑप्शन है ऋण, तीसरा ऑप्शन है वित्तीय संस्थाओं से ऋण, तीसरा ऑप्शन है अदत्त मजदूरी और ऑप्शन डी देनदार। इसमें हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो हमें सही क्रम में रखना है। इसमें आपका वैसे तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले क्रम में रखेंगे हम बैंक अधिविकर्ष, फिर दूसरी चीज में हम रखेंगे आपकी अदत्त मजदूरी, ठीक भाई। फिर रखेंगे हम क्या रखेंगे, देखो बैंक अधिविकर्ष ये लाइबिलिटीज आपका, ठीक, अदत्त मजदूरी ये आपकी लाइबिलिटीज है और लेनदार ये आपकी लाइबिलिटीज है, ठीक। ये तीनों चीज आपकी लाइबिलिटीज है, इसलिए इसमें कुछ दायित्व नीचे दिए गए ये बोल रहा। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253, आग लगने के कारण सामग्री की क्षति को माना जाता है। तो क्या माना जाता है, जब आग लग रही है सामग्री में तो कौन सी क्षति होती है। ऑप्शन ए ऊपरी व्यय, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष व्यय, ऑप्शन सी सामान्य व्यय या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें प्रत्यक्ष व्यय होती है हमारे पास, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 254, समायोजन के व्यय जो संबंधित मदों में से घटाए जाते हैं और संपत्ति के रूप दिखाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं। तो इसमें हम जो समायोजन के व्यय जो संबंधित मदों में से घटाए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उपार्जित आय व्यय बोलते हैं, ऑप्शन बी पूर्वदत्त व्यय बोलते हैं, ऑप्शन सी अदत्त व्यय बोलते हैं या ऑप्शन डी पूंजीगत व्यय बोलते हैं। देखो भाई, जब हम किसी समायोजना में किसी खर्चे को घटाते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्वदत्त व्यय, क्योंकि उपार्जित व्यय ये भी जुड़ेगा, अदत्त व्यय ये भी जुड़ जाएगा क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, और पूंजीगत व्यय ये भी जुड़ जाएगा। पर पूर्वदत्त व्यय आपका जुड़ता नहीं है, पूर्वदत्त व्यय आपका जुड़ता नहीं, ये आपका घटता है, तो इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 255, आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक माना जाता है। जो आधुनिक लेखांकन का जनक है वह है ल्यूकस पेसियोली, ठीक। ल्यूकस पेसियोली है जो दोहरा लेखा प्रणाली के जनक है। इसको आधुनिक लेखांकन प्रणाली के जनक के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 1494 में बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेज यानी बुक कीपिंग का, ठीक। जो ये थे इटली के रहने वाले से, कहाँ थे भाई, इटली के रहने वाले, और वीनस शहर से थे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 256, सिनेमा चलाने हेतु लाइसेंस का जो खर्च है वो किस प्रकार का है। अगर किसी सिनेमा को हम चला रहे हैं उसके लाइसेंस पे जो खर्च कर रहे हैं तो वो क्या है, आयगत है, ऑप्शन बी पूंजीगत है, ऑप्शन सी विनियोग है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर किसी व्यवसाय को हम चला रहे हैं और उसमें लाइसेंस का जो खर्च होता है वो होता है हमारे पास पूंजीगत खर्च। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257, व्यवसाय में संभावित हानियों का आयोजन पूर्व में ही कर लेना चाहिए, ऐसी परंपरा है। तो किसके अंतर्गत है, वो है रूढ़िवादिता के अंतर्गत। संभावित हानि, ये भी क्वेश्चन भाई बहुत रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है, ये आपका फिर इस साल देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 258, राजकीय लेखांकन आधारित होता है। जो राजकीय लेखांकन होता है वो होता है आपका दोहरा इकरा लेखा प्रणाली पर, किस पर होता है भाई, इकरा लेखा प्रणाली पर। क्वेश्चन नंबर 259, पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है। जो पूंजीगत खाता है वो पृथक व्यवसाय के अंतर्गत अवधारणा के अंदर, अवधारणा पूछा। अगर ये पूछता कि पूंजीगत खाता किस प्रकार का है तो इसमें हम बताते हैं पूंजीगत जो खाता है वो व्यक्तिगत खाता होता है। पर ये अवधारणा का पूछा तो अवधारणा आती है इसमें पृथक व्यवसाय के अंतर्गत।
क्वेश्चन नंबर 260, बैलेंस शीट किसी एक विशेष डैश डैश की आर्थिक स्थिति को बताता है। तो जो बैलेंस शीट है वो तिथि के अनुसार होता है। ठीक है भाई, तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। तो ये भाई 260 क्वेश्चन थे हमारे। तो पुस्त पालन से लेकर के अंतिम खाते तक के सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए है, सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक, अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी पार्टनरशिप पर। पार्टनरशिप में सारे क्वेश्चन चारों भाग के इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक, ये नहीं कि भाई ये साझेदारी, उसमें आपको मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है। ठीक है, तो आपकी अगली जो वीडियो आएगी पार्टनरशिप की आएगी। इसी तरह से आपको धीरे धीरे हर टॉपिक की वीडियो मिलती रहेगी। आपकी तैयारी हो जाएगी, आप तैयारी में जुटे रहिए। जो भी मेरा भाई, जो भी मेरी बहन टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहा है तो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। ठीक है भाई, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।